हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम है संदीप और आप सभी का वेलकम है नथिंग इम्पॉसिबल के यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और जिस किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं एक सीरीज चला रहा हूं जिसमें हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। अगर आपके एग्जाम में यहाँ से अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप उनको बहुत ही आसानी के साथ सॉल्व कर पाएंगे। और ऐसा होता है कि 30% के आसपास जो है आपके क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में से पूछ लिए जाते हैं। थोड़ा सा उसमें मॉडिफिकेशन कर दिया जाता है, शब्दों में हेरफेर, लेकिन क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर से पूछे जाते हैं। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने चाहिए। इससे आपको आइडिया भी लगेगा कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या होता है, किस प्रकार से एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछता है। इसके साथ ही साथ इस सिचुएशन में जैसे कि आपका एग्जाम पोस्टपोन्ड हुआ यूजीसी नेट का कोविड के स्प्रेड बढ़ने के कारण, लेकिन आपको ये जो समय मिला है आपको इसको बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना है। ऐसा नहीं कि एग्जाम आपका पोस्टपोन्ड हुआ है तो कभी नहीं होगा, एग्जाम आपका होगा जैसे ही सिचुएशन नॉर्मल होती है। लेकिन ये जो समय मिला है उसको आप अपने तैयारी में जो है यूटिलाइज करें, ताकि आप जब एग्जाम हॉल में बैठे तो ऐसा ना लगे कि मेरी तैयारी ही नहीं है। जो भी यूनिट आपके कवर नहीं हुए हैं उनको कवर करिए, जो भी टॉपिक आपके अच्छे से तैयार नहीं है उसको तैयार करिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करिए, प्रैक्टिस सेट लगाइए, ताकि एग्जाम जब भी कंडक्ट हो आप उसमें अच्छा जो है मार्क्स लाएं और आप नेट्स के साथ जो है जेआरएफ भी क्लियर करें। तो आप इन समय का अच्छे से इस्तेमाल करें। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बातें बहुत हो गई हैं लेकिन यहाँ पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 पहले दिया गया है, इसको देखते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन आईसीटी के बारे में सही है। तो यहाँ पर आईसीटी के बारे में 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, कथन दिए गए हैं, और हमें बताना है कि कौन सा कथन जो है आपका सही है आईसीटी के बारे में। तो देखिए, पहले तो अगर आईसीटी के फुल फॉर्म के बारे में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो इसका फुल फॉर्म आपको याद रहना जरूरी है, क्योंकि आप इस यूनिट को सॉल्व कर रहे हैं। इस यूनिट से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं उसको सॉल्व करेंगे। तो आईसीटी का जो फुल फॉर्म होता है वो आपका होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो इसको आप जरूर याद रखिएगा। अब हम क्वेश्चन में स्टेटमेंट्स को पढ़ते हैं। तो देखिए, इसमें बताया जा रहा है कि आईसीटी एक परिवर्णी है जिसका तात्पर्य इंफॉर्मेशन एंड कॉम्पिटिटिव टेक्नोलॉजी है, जिसको हिंदी में बोला जाता है सूचना एवं प्रतिस्पर्धात्मक प्रौद्योगिकी। तो यहाँ पे आईसीटी का ये मतलब फुल फॉर्म कह लीजिए या उसका एक परिचय दिया गया है कि आईसीटी क्या है। तो जिसमें बताया गया है कि ये सूचना एवं प्रतिस्पर्धात्मक प्रौद्योगिकी है। फिर क्यों यहाँ पे कथन दिया गया, इसमें बताया जा रहा है कि समावेशी शिक्षा में अधिगम समर्थन के लिए आईसीटी का प्रभावी उपयोग सभी शिक्षार्थियों के लिए एक अच्छे शिक्षण का उदाहरण है। अब ये दोनों स्टेटमेंट्स को आपको अच्छे से समझना है कि क्या इसमें से स्टेटमेंट्स कौन ऐसे हैं कि जो सही हो सकते हैं। नीचे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑप्शन भी दिए गए हैं। तो देखिए, इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। केवल क्यू जो है आपका राइट हो जाएगा, जिसमें आपको बताया गया कि समावेशी शिक्षा में अधिगम समर्थन के लिए जो है, अधिगम समर्थन का मतलब अधिगम के लिए हेल्प करना। जो भी टेक्नोलॉजी का आप इस्तेमाल करते हैं लर्निंग के लिए, उसमें आईसीटी जो है आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। जैसे कि मैंने बताया कि आईसीटी का जो फुल फॉर्म है आपका इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो ये जो है आपका समावेशी शिक्षा में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। प्रभावी उपयोग, इसके बाद बताया गया प्रभावी उपयोग सभी शिक्षार्थियों के लिए एक अच्छे शिक्षण का उदाहरण है। तो ये वाला स्टेटमेंट जो है आपका राइट है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। बाकी ये जो है आपका रॉन्ग हो जाएगा इस प्रश्न के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे क्यू वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। देखिए, किसी भी क्वेश्चन को लेकर अगर आपको डाउट होता है, कुछ समझ में भी नहीं आता, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको देखते हैं। देखिए, इसमें पूछा जा रहा है कि कंप्यूटर स्पाईवेयर के संदर्भ में स्पाईवेयर क्या है। देखिए, स्पाईवेयर क्या होता है इसके बारे में पूछा जा रहा है, और ये क्वेश्चन जो है एनटीए नेट जून 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए, इसके लिए जो पहला ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर बताया जा रहा है कि वह सॉफ्टवेयर जिसका उद्देश्य एक व्यक्ति के बारे में उसकी जानकारी के बिना सूचना एकत्र करना है और वह इस प्रकार की सूचना अन्य निकाय को भेज सकता है। बी जो ऑप्शन दिया गया है वह वैध सॉफ्टवेयर है जो कंपनियों को एक केंद्रीय स्थल से उनके कर्मचारियों के कंप्यूटर का नियमन और देखरेख करने देता है। सी ऑप्शन है वह सॉफ्टवेयर जिसका कंप्यूटर के परिचालन के विघटन करने या निजी कंप्यूटर प्रणाली तक पहुंच पाने के लिए उपयोग किया जाता है।
और लास्ट में जो ऑप्शन है आपका एक अन्य हानिकारक, सॉरी यहाँ पे दिया गया है आपका अहानिकार आभासी प्रोग्राम के अंतर्गत छिपा एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो स्वयं अपनी प्रतिलिपियां बनाता है और अन्य प्रोग्राम या फाइल्स के संलग्न करता है, फाइल्स में संलग्न करता है। तो देखिए इन चारों विकल्पों में से आपको यह बताना है कि स्पाईवेयर जो है किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। ये तो पता चल गया कि यह एक सॉफ्टवेयर है, लेकिन किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, इसका काम क्या है, आपको इन चारों विकल्पों में से बताना है। तो देखिए इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। यह जो है सॉफ्टवेयर जिसका उद्देश्य एक व्यक्ति के बारे में उसकी जानकारी के बिना सूचना एकत्र करना और वह इस प्रकार की सूचना अन्य निकाय को भी भेज सकता है। यानी कि आपको ये समझना है कि स्पाईवेयर जो है एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो कि कंप्यूटर के स्क्रीन पे गुप्त रूप से आपकी निगरानी करता है और कोई भी सूचना है उसको अन्य निकाय या अन्य लोगों तक वो भेज सकता है ये सॉफ्टवेयर। आई थिंक कि आपको ये सॉफ्टवेयर के बारे में समझ में आ गया कि इसका काम क्या है। इसका काम मुख्य रूप से है कि आपके कंप्यूटर में ये इंस्टॉल होता है तो गुप्त रूप से आपकी सारी एक्टिविटी को ये मेजर करता है और जो भी सूचना इसको अगर दूसरे लोगों तक भी भेजना है तो वो भी कर सकता है ये। तो यहाँ पर यही सारी चीज़ें बताई गई हैं। आई थिंक कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन विकी का उत्तर विवरण देता है। यानी विकी का यहाँ पे विवरण पूछा जा रहा है। इन चारों विकल्पों में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो विकी का उत्तर या विवरण देता है। देखिए विकी का मतलब ये पूरा आप इसको समझ सकते हैं, ये विकिपीडिया के बारे में बात की जा रही है। तो यहाँ पर जो है विकी या विकिपीडिया का उत्तर विवरण कौन सा ऑप्शन देता है आपको यह बताना है। पहला जो ऑप्शन है यहाँ पर एक प्रणाली जो उपयोगीकर्ताओं का एक वेबसाइट पर सूचना जोड़ने देता है लेकिन पूर्व में विद्यमान किसी भी सूचना को परिवर्तित करने नहीं देता। बी ऑप्शन है एक प्रणाली जो प्रत्यक्ष रूप से वेब ब्राउज़र से अपनी विषय वस्तु के प्रतिभागपरक अशोधन की अनुमति देता है। सी ऑप्शन है एक प्रणाली जो कि सार्वजनिक रूप से अभिगम्य एक व्यक्तिगत विवरण के रूप में कार्य करती है। और डी ऑप्शन है एक प्रणाली जो ब्लॉक के भीतर अशोधन की निगरानी करती है। तो आपको इन चारों विकल्पों में से सही आंसर बताना है विकी या विकिपीडिया का उत्तर विवरण कौन सा ऑप्शन देता है इन चारों विकल्पों में से। ये भी क्वेश्चन जो है नेट एग्जाम जो है 2019 में ये पूछा जा चुका है जून में। तो देखिए फ्रेंड्स इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। यह जो है एक प्रणाली है जो प्रत्यक्ष रूप से वेब ब्राउज़र से अपनी विषय वस्तु के प्रतिभागपरक अशोधन की अनुमति देता है। देखिए विकिपीडिया जो है एक जानकारी का ऑथेंटिक सोर्स है। जब भी आप कुछ डेटा सर्च करते हैं, कुछ भी जानकारी जब गूगल में सर्च बार में जाके आप सर्च करते हैं तो अगर विकिपीडिया पे उसके बारे में जानकारी होती है तो सबसे पहले वो प्रीफर करता है कि आप यहाँ से ये जानकारी देख सकते हैं। और विकिपीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे जो भी आर्टिकल्स आप पढ़ते हैं उन आर्टिकल्स में अगर आपको कोई एरर दिखता है या कुछ कमी है तो आप उसको शोधित कर सकते हैं, यानी कि उसको परिष्कृत कर सकते हैं या उसमें उसको संशोधन कर सकते हैं। यह अनुमति विकिपीडिया देता है और इसी के बारे में ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपका इस यूनिट से इसी टाइप से क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो विकिपीडिया के बारे में यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया था विकिपीडिया से। तो यह एक प्रकार का जो है वेबसाइट है जहाँ पे बहुत सारी जानकारियाँ हैं और इन जानकारियों में अगर कोई त्रुटि आपको दिखती है जब आर्टिकल आप पढ़ते हो तो आप उन आर्टिकल्स में उन कमियों को दूर कर सकते हैं। इसकी अनुमति विकिपीडिया देता है। ठीक है, तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। इसको देखते हैं। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि अंजलि का शिक्षक ऑनलाइन पाठ्यचर्या प्रदान करने के लिए तैयार किए गए एक सॉफ्टवेयर उपकरण VLI का उपयोग करता है। यहाँ परिवर्णी VLI का क्या तात्पर्य है। देखिए यहाँ पे VLI का आपको फुल फॉर्म बताना है। पूरे क्वेश्चन में आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि VLI का फुल फॉर्म क्या होता है। और इसके संदर्भ में पहला जो ऑप्शन दिया गया है वीडियो लर्निंग एनवायरनमेंट, और बी ऑप्शन है विजुअल लर्निंग एनवायरनमेंट, और सी ऑप्शन दिया गया है वर्चुअल लर्निंग एनवायरनमेंट, और डी ऑप्शन दिया गया है विजुअल लोकल एनवायरनमेंट। तो इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है कि VLI का फुल फॉर्म क्या है। तो देखिए इसका जो फुल फॉर्म हमारा होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे वर्चुअल लर्निंग एनवायरनमेंट।
तो यह सॉफ्टवेयर जो है इस प्रकार से जो है कि जो भी चीज़ हम पढ़ा रहे हैं, जो भी शिक्षक वो पढ़ा रहा है वो उनको वर्चुअल रूप से जो है दिखाई देगा, जो भी विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर VLI का फुल फॉर्म होता है वर्चुअल लर्निंग एनवायरनमेंट। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए अगला जो क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि द्विअंकीय 1100 का समतुल्य दशमलव कौन सा है। देखिए ये एक प्रकार की बाइनरी संख्या है और यहाँ पे जो नॉर्मल अंक होते हैं, जो नॉर्मल नंबर होते हैं, उनको बाइनरी नंबर में इस प्रकार से लिखा जाता है। और इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है कि ये जो बाइनरी संख्या है किस नंबर का है इन सभी अंकों में से। पहला जो ऑप्शन दिया गया है 102, बी ऑप्शन है 204 और सी ऑप्शन है 153 और डी ऑप्शन है 51। यानी कि पहले ऑप्शन में दिया गया है 102, दूसरा ऑप्शन है 204, तीसरा है आपका 153 और डी ऑप्शन है 51। तो आपको बताना है कि ये जो बाइनरी संख्या दी हुई है यह किस नंबर का है। तो देखिए इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। 102 का ये जो है बाइनरी संख्या है और मैं बता दूं कि जो बाइनरी संख्या होता है वो 0 और 1 में ही लिखा जाता है। ये एक प्रकार की बाइनरी संख्या की एक सिस्टम ही है पूरी तरीके से। इसके लिए पूरा एक टॉपिक ही आपको लग जाएगा क्लियर करने के लिए कि बाइनरी संख्या किस प्रकार से निकाला जाता है और कैसे किसी अंकों को बाइनरी संख्या में कन्वर्ट किया जाता है। तो फिलहाल में इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका 102 और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए कि ये जून 2019 में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का मालवेयर है जिसे सॉफ्टवेयर सिस्टम में जानबूझकर डाल दिया जाता है जो पूर्व निर्धारित स्थितियां उत्पन्न होने पर दुर्गाहपूर्ण प्रकार्य शुरू कर देता है। तो इन चारों विकल्पों में से आपको सही आंसर बताना है इस क्वेश्चन का। देखिए पहला जो ऑप्शन है वार्म, बी ऑप्शन है ट्रोजन और सी ऑप्शन है स्पाईवेयर और डी ऑप्शन है लॉजिक बम। तो आपको बताना है वो कौन सा कोड है जो पूर्व निर्धारित स्थितियां उत्पन्न होने पर दुर्गाहपूर्ण प्रकार्य शुरू कर देता है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी लॉजिक बम। यह एक प्रकार का कोड होता है जो कि सॉफ्टवेयर सिस्टम में डाला जाता है जो कि निर्दिष्ट शर्तों के पूरा होने पर एक दुर्भावनापूर्ण फंक्शन को बंद कर देता है। आपको यह याद रहना चाहिए। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 7। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस यहाँ पे दिया गया है। कभी कभी इस तरीके से इंडिकेशन होता है, ओएस का मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम। एक ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में कौन सा कथन सही है आपको इन चारों विकल्पों में से बताना है। ये भी क्वेश्चन जो है आपका नेट जून 2019 में पूछा गया है। पहला जो ऑप्शन है यहाँ पर ओएस जो है पेरिफेरल्स को नियंत्रित करता है और मेमोरी आवंटित करता है तथा फील्ड्स एवं रिकॉर्ड्स में डेटा संगठित करता है। बी ऑप्शन है ओएस वायरस के प्रति सुरक्षा प्रदान करता है और पेरिफेरल्स को नियंत्रित करता है। सी ऑप्शन दिया गया है ओएस जो है पेरिफेरल्स को नियंत्रित करता है तथा मेमोरी और प्रोसेसर टाइम का आवंटन करता है। और डी ऑप्शन दिया गया है ओएस प्रोसेसर और पेरिफेरल्स को नियंत्रित करता है, यूजर को इंटरनेट से जुड़ने की अनुमति देता है। तो आपको बताना है कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम या ओएस के बारे में कौन सा कथन इन चारों विकल्पों में से सही है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। ओएस यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है पेरिफेरल्स को नियंत्रित करता है तथा मेमोरी और प्रोसेसर टाइम का आवंटन करता है। यानी कि जो भी आप सिस्टम में कोई भी ना ऑपरेटिंग सिस्टम आप इस्तेमाल करते हैं, चाहे कंप्यूटर में आप जो है माइक्रोसॉफ्ट का जो है विंडो 7, विंडो 8 या विंडो 10 जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इस्तेमाल करते हैं, और उसी के बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि उनमें से जो है कौन सा यहाँ पे एक कथन जो है राइट है ऑपरेटिंग सिस्टम के संदर्भ में। तो ये जो है ओएस पेरिफेरल्स को नियंत्रित करता है तथा मेमोरी और प्रोसेसर टाइम का आवंटन करता है। आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसको आपको याद रखना है। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 8। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि संग्राहक युक्तियों को न्यूनतम से अधिकतम क्षमता के सही क्रम में दर्शाने वाले विकल्प को चुनिए। संग्राहक का मतलब कि जो डेटा को होल्ड करता है, जिसमें डेटा आप रख सकते हैं, उसके संदर्भ में यहाँ जो है अधिकतम क्षमता के सही क्रम में दर्शाने वाले विकल्प को चुनिए। यानी कि कम, फिर उससे अधिक किस में डाटा सबसे ज़्यादा रखा जा सकता है, आपको इन चारों विकल्पों में से बताना है। पहला जो ऑप्शन है CD, ROM, DVD, ROM और ब्लूरे।
फिर बी ऑप्शन है ब्लू रे, CD ROM, DVD ROM। फिर सी ऑप्शन दिया गया है DVD ROM, ब्लू रे, CD ROM। और डी ऑप्शन दिया गया है DVD ROM, CD ROM और ब्लू रे। ये भी क्वेश्चन जो है नेट जून 2019 में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो आपको बताना है कि संग्राहक युक्तियों को न्यूनतम से अधिकतम क्षमता के सही क्रम में दर्शाने वाले जो भी ऑप्शन है इनमें से आपको उसको चुनना है। देखिए इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। पहले CD में, यानी कि कुछ थोड़ा सा डेटा जो है CD में होता है। आप देखते हैं कि CD में बहुत सारे पहले फिल्में आती थी, उसमें गाने होते थे। और CD ROM जो है पहले नंबर पे आ जाएगा यहाँ पे संग्राहक युक्तियों के अंतर्गत। फिर DVD और ROM आएगा, जिसमें आप DVD, CD के बाद DVD आया। DVD में आप देखते थे CD में एक फिल्में होती थी, लेकिन DVD में जो है 5 से 6 फिल्में होती थी, यानी कि ज़्यादा डेटा उसमें रखा जा सकता था। फिर उसके बाद से ब्लू रे, यानी ब्लू रे उससे भी ज़्यादा डेटा को जो है अपने अंदर रख सकता है। तो ये क्रम जो है आपका सही हो जाएगा संग्राहक युक्तियों के न्यूनतम से अधिकतम क्षमता के सही क्रम के अंतर्गत। तो यहाँ पर ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 9। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि वायरलेस टेक्नोलॉजी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आपको बताना है वायरलेस टेक्नोलॉजी से संबंधित यहाँ पे 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और आपको बताना है कि इन दोनों में से कौन सा कथन सही है। पहला जो है स्टेटमेंट्स या कथन दिया गया है पी। इसमें बताया जा रहा है कि वायरलेस टेक्नोलॉजी है जिसका उपयोग मोबाइल फ़ोन से हैंडसेट कनेक्ट करने के लिए किया जा सकता है। क्यों यहाँ पे कथन दिया गया है कि ब्लूटूथ एक लंबी रेंज वाली वायरलेस टेक्नोलॉजी है और इसका उपयोग डेटा अंतरण के सस्ते साधन के रूप में किया जाता है। आई थिंक कि आपको इसका आंसर पता चल गया होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि आप ब्लूटूथ का भी इस्तेमाल करते हैं, वायरलेस टेक्नोलॉजी का भी आप इस्तेमाल करते हैं। तो आप इसका सही आंसर आई थिंक आप कर पाएँ। तो देखिए पहला जो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है कि पी, केवल पी सही है। बी ऑप्शन दिया गया है केवल क्यू सही है। सी ऑप्शन दिया गया है कि पी और ओ दोनों सही है। डी ऑप्शन दिया गया है न तो पी और न ही क्यू सही है। ये जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ प्रीवियस ईयर के हैं, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया, तो सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। तो आप अच्छे से सभी क्वेश्चन को प्रैक्टिस सेट की भी तरह अटेम्प्ट करें, ताकि ये क्वेश्चन आपके जो है दिमाग में अच्छे तरीके से फिक्स हो जाए। अगर ताकि एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप उनका आंसर आसानी के साथ कर पाएँ। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का, वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। केवल पी सही है। देखिए कैसे सही है मैं बता देता हूँ कि वायरलेस टेक्नोलॉजी जिसका उपयोग मोबाइल फ़ोन से हैंडसेट कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे वायरलेस से क्या करते हैं, हैंडसेट कनेक्ट करते हैं। और उसके बाद जो यहाँ पे क्यू और दिया गया है स्टेटमेंट, इसमें बताया गया कि ब्लूटूथ एक लंबी रेंज वाली वायरलेस टेक्नोलॉजी है, जबकि ये पूरी तरीके से गलत है। ब्लूटूथ के द्वारा जो है एक आप छोटी सी दूरी में जो है डेटा का जो है हस्तांतरण करते हैं, यानी आदान प्रदान करते हैं। इससे जो है लंबी रेंज में आप जो है डेटा हस्तांतरण नहीं कर सकते हैं, आदान प्रदान नहीं कर सकते हैं। तो ये पूरी तरीके से यहाँ पे गलत हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे पी इसलिए सही था कि वायरलेस टेक्नोलॉजी जिसका उपयोग मोबाइल फ़ोन से हैंडसेट कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। वायरलेस आप जो है माउस इस्तेमाल करते हैं, वायरलेस कीबोर्ड इस्तेमाल करते हैं, कई सारे ऐसे डिवाइस होते हैं जिसमें वायरलेस का मतलब वायर नहीं होते हैं, वो कनेक्ट होकर जो है ऑपरेट होते हैं। तो यहाँ पर पी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 10। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि कंप्यूटर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो इन चारों विकल्पों में से एक ऐसा ऑप्शन है जो आपस में मैच नहीं करता है, उसे ही हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए यहाँ पर पहला जो दिया गया है 1 गीगाबाइट का मतलब होता है आपका 1024, फिर यहाँ पे 8 बिट्स के ये बराबर होता है। ठीक है, 1 गीगाबाइट जो है 1024 के बराबर और 8 बिट्स के बराबर होता है। ये आपका राइट हो जाएगा। बी जो ऑप्शन है CRT का फुल फॉर्म होता है आपका कैथोड रे ट्यूब होता है, इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है। सी ऑप्शन दिया गया है ROM का फुल फॉर्म क्या होता है, आपको बताना है कि ROM का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ROM का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी, लेकिन यहाँ पर दिया गया है रैपिड ऑनलाइन मेमोरी। तो ये वाला ऑप्शन जो है आपका गलत हो जाएगा और इसे ही हमें फाइंड आउट करना था। नीचे दिया गया ऑप्शन नंबर डी CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो ये तीनों सही हो जाएंगे आपके A, B और D, लेकिन सी वाला ऑप्शन आपका क्या है, पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि रोम का मतलब होता है आपका रीड ओनली मेमोरी, न कि रैपिड ऑनलाइन मेमोरी। तो यहाँ पर ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए जो अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 11। इसमें पूछा जा रहा है कि सीपीयू के दो मुख्य अवयव कौन से हैं, इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। पहला जो है यहाँ पर बताया जा रहा है कंट्रोल यूनिट और एएलयू, बी ऑप्शन दिया गया है एएलयू और बस, सी ऑप्शन है कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, और डी ऑप्शन दिया गया है रजिस्टर और मेन मेमोरी। तो आपको इन चारों विकल्पों में से बताना है कि सीपीयू के दो मुख्य अवयव कौन से हैं। तो देखिए इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर 1 कंट्रोल यूनिट और एएलयू जो है सीपीयू के दो मुख्य अवयव हैं। एएलयू का फुल फॉर्म जो होता है आपका अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है। ये भी आपको याद रखिएगा कि अगर एएलयू का फुल फॉर्म पूछ लिया जाए आपसे तो ये आपको याद रहना जरूरी है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट इसको बोलते हैं। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 12। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि वेब पेज के निर्माण हेतु निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो इन चारों विकल्पों में से एक ऐसा ऑप्शन है जिससे हम वेब पेज का निर्माण करते हैं या वेब पेज बनाते हैं, उसी ऑप्शन को आपको बताना है। पहला जो ऑप्शन दिया गया है HTTP, बी ऑप्शन दिया गया है URL, और सी ऑप्शन दिया गया है FTP, और डी ऑप्शन दिया गया है HTML। तो इन चारों विकल्पों में से आपको सही आंसर बताना है कि वेब पेज के निर्माण हेतु इन चारों विकल्पों में से किसका इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी HTML। HTML का इस्तेमाल होता है वेब पेज के निर्माण के लिए और इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। आप जो देखते हैं कोई भी वेबसाइट जब आप ओपन करते हैं तो वहाँ पर एक आपको होम पेज या इंटरफेस दिखाई देता है, तो वो इंटरफेस ऐसे ही नहीं दिखाई देता है, वो जो है HTML में कोडिंग की जाती है और वेब पेज को डिज़ाइन किया जाता है, तब जाके वो पेज हमें जो इस प्रकार से दिखाई देता है, ऊपर कहीं हेडर दिखाई देता है, नीचे एक फिगर, फिर टेक्स्ट। तो इसको क्या किया जाता है कि इसको डिज़ाइन किया जाता है पूरे अच्छे तरीके से, किस में? HTML में। आपको याद रखना है HTML में क्या किया जाता है? वेब पेज को तैयार किया जाता है। और इसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि HTML का फुल फॉर्म क्या होता है तो इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 13। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सर्च इंजन है। इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है कि सर्च इंजन कौन सा है। पहला जो ऑप्शन है फ्लैश, बी ऑप्शन है फायरफॉक्स, सी ऑप्शन है इंटरनेट एक्सप्लोरर, और डी ऑप्शन है गूगल। तो इन चारों विकल्पों में से सर्च इंजन कौन सा है आपको बताना है। आई थिंक कि आपको आंसर पता होगा क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ही इस्तेमाल करते हैं सर्च इंजन का। कोई भी जानकारी आपको सर्च करनी होती है और सबसे पहले नंबर पे जो सर्च इंजन आता है वो गूगल आता है, जिसमें आप कोई भी जानकारी सर्च करते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। गूगल जो है एक प्रकार का सर्च इंजन है। और यहाँ पे ये इंटरनेट एक्सप्लोरर आप देख रहे हैं, ये एक प्रकार का ब्राउज़र है, आप इसको याद रखिएगा, यह एक प्रकार का ब्राउज़र है, लेकिन गूगल आपका सर्च इंजन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 14। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि ज्वाइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप, जिसका शॉर्ट नेम है JPIG, का उपयोग किसे कंप्रेस करने के लिए किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर पहला जो ऑप्शन है म्यूजिक को कंप्रेस करने के लिए, बी ऑप्शन है वीडियो को, सी ऑप्शन है इमेज को, और डी ऑप्शन है फ्रेम को। तो आपको बताना है कि ज्वाइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप यानी कि JPG का आपने फॉर्मेट सुना है। JPG आपका जो होता है वो किस प्रकार की फ़ाइल होती है, किस प्रकार के जो है फाइल को कंप्रेस करने में उपयोग किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। इमेज को जो है ये कंप्रेस करने के लिए काम में आता है। आपका ज्वाइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट का उपयोग जो है इमेज कंप्रेस करने के लिए किया जाता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 15। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि सूचना प्रौद्योगिकी IT का वह उपयोग जिसे समाज की आवश्यकताएं पूरी करने हेतु सरकार की क्षमता में सुधार करने के लिए किया जाता है, वह क्या कहलाता है। इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। पहला जो ऑप्शन दिया गया ई व्यापार कहलाता है, बी ऑप्शन ई प्रशासन कहलाता है, और यहाँ पे सी ऑप्शन दिया गया ई शासन कहलाता है, और डी ऑप्शन है ई विपणन कहलाता है। तो इन चारों विकल्पों में से सही आंसर क्या है यह आपको बताना है। देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, ई शासन कहलाता है। सूचना प्रौद्योगिकी IT का वह उपयोग जिसे समाज की आवश्यकताएं पूरी करने हेतु सरकार की क्षमता में सुधार करने के लिए किया जाता है, उसको ई शासन कहते हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 16।
देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसको द्वितीयक भंडारण का एक रूप माना जाता है। इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। पहला जो ऑप्शन है रैम, बी ऑप्शन है फ्लॉपी डिस्क, सी ऑप्शन है ऑप्टिकल डिस्क और डी ऑप्शन है फ्लैश ड्राइव। तो इन चारों विकल्पों में से सही आंसर क्या है वह आपको बताना है। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए रैम। रैम का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी। आपको याद रखना है क्योंकि इस तरीके से भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि रैम का फुल फॉर्म क्या होता है। और यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 17। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति टेलीफोन लाइंस पर प्रदत्त संचरित करने में कंप्यूटर को सक्षम बनाती है। इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। पहला जो ऑप्शन है CPU, बी ऑप्शन है टेक्नोलॉजी, सी ऑप्शन है स्विच और डी ऑप्शन है मॉडम। तो इन चारों विकल्पों में से आपको सही ऑप्शन बताना है जिससे जो है टेलीफोन लाइंस पर प्रदत्त संचरित करने में कंप्यूटर को सक्षम बनाती है। देखिए इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी मॉडेम। आपको पता है कि मॉडेम के द्वारा जो है हम इंटरनेट जो है चला पाते थे अपने लैपटॉप में, क्योंकि उसके द्वारा जो है हम सिम को अटैच करते थे जिसके माध्यम से जो है हम इंटरनेट चला पाते थे। और उसकी कुछ आकृति इस प्रकार से होती थी मॉडेम की, और हम अपने सिस्टम में लगाते थे और उससे इंटरनेट चलाते हैं। तो ये हमारा जो है राइट आंसर है मॉडेम। प्रश्न में यही पूछा गया है कि कौन सी युक्ति टेलीफोन लाइंस पर प्रदत्त संचरित करने में कंप्यूटर को सक्षम बनाती है, तो वो है मॉडेम। ठीक है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 18। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि ऐसे समावेशी पद की पहचान कीजिए जिसमें कंपनी के व्यवसाय के लिए इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म्स का उपयोग सम्मिलित होता है। इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है कि ऐसे समावेशी पद की पहचान करना है हमें जिसमें कंपनी के व्यवसाय के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स प्लेटफॉर्म का उपयोग होता है। पहला जो ऑप्शन दिया गया ई बिजनेस 14, बी ऑप्शन है ई कॉमर्स, सी ऑप्शन है ई मार्केटिंग, डी ऑप्शन है ई गवर्नेंस। इन चारों विकल्पों में से सही आंसर क्या है इस प्रश्न के संदर्भ में। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है इस प्रश्न का। ई बिजनेस जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये 14 गलत से टाइप हो गया है, इसका राइट आंसर आपका होगा ई बिजनेस। क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि ऐसे समावेशी पद की पहचान करना है हमें जिसमें कंपनी के व्यवसाय के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स प्लेटफॉर्म का उपयोग होता है या उपयोग को सम्मिलित किया जाता है, तो ई बिजनेस के अंतर्गत। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 19। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक शैक्षिक संस्थान के अनुक्षेत्र नाम डोमेन नेम से सामान्यतः संबंध होता है, यानी कि शैक्षिक क्षेत्र के लिए ही वो डोमेन नेम लिया जाता है। आपको इन चारों विकल्पों में से बताना है कि वो कौन सा डोमेन है जो शैक्षिक क्षेत्र की जो वेबसाइट होती है उनको बनाने के लिए इस्तेमाल में लिया जाता है। पहला जो ऑप्शन है ORG, बी ऑप्शन है .edu और सी ऑप्शन है .com और डी ऑप्शन है यहाँ पर इनसेट। तो इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है कि शैक्षिक संस्थानों की वेबसाइट बनाने के लिए कौन से डोमेन नेम का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी .edu जो होता है ये डोमेन नेम ज़्यादातर शैक्षिक क्षेत्र की जो वेबसाइट होती हैं, चाहे कॉलेज हो गए, चाहे इंस्टीट्यूट हो गए, कोचिंग्स हो गए, उनके वेबसाइट को बनाने के लिए जो है इस डोमेन नेम का इस्तेमाल किया जाता है। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि NMEICT किसका एक परिवर्णी है या इसका फुल फॉर्म क्या है, आपको यह बताना है इन चारों विकल्पों में से। पहला जो ऑप्शन दिया गया है नेशनल मैसिव एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, बी ऑप्शन है नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और सी ऑप्शन है नेशनल मल्टीपर्पज एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और डी ऑप्शन है नेशनल मोड ऑफ एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो इन चारों विकल्पों में से आपको सही आंसर बताना है कि NMEICT का फुल फॉर्म क्या है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो है आपका NMEICT का फुल फॉर्म होता है। आपको याद रखना है। देखिए कई सारे फुल फॉर्म भी पूछे जाते हैं, तो इन फुल फॉर्म को जो भी मैं बता रहा हूँ उनको अच्छे तरीके से याद रखिएगा, 2-3 बार आप उनको सॉल्व करिएगा, आपको याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 21। इसको देखते हैं। देखिए इसमें पूछा जा रहा है, ये क्वेश्चन जो है आपका जीमेल के संदर्भ में है
और देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि मोहन अपने मित्र sohan@gmail.com, rohan@yahoo.com और john@gmail.com को निम्न अनुसार ईमेल के माध्यम से अपने जन्मदिन की पार्टी की तिथि के बारे में बताता है। पहले देखिए इसमें बताया गया है टू sohan@yahoo.com, फिर बताया गया यहाँ पे rohan@yahoo.com और यहाँ पे दिया गया BCC john@gmail.com। तो ये 3 फॉर्मेट है और आपको यहाँ पर इसका जो है पूरी तरीके से फुल फॉर्म ही समझना है कि आखिर ये चीज़ें हैं क्या, CC या BCC। देखिए विषय क्या है, यानी कि इस ईमेल में या इस जीमेल में विषय क्या लिखा गया है, मेरे जन्मदिन की पार्टी 15/1/2019 को सबको नमस्कार, यदि आप आ सकते हैं तो मुझे कॉल करें मोहन। यानी कि मोहन के तरफ से जो है एक ईमेल लिखा गया है और वो अपने जन्म दिवस के ऊपर जो है बुलाना चाह रहा है अपने दोस्तों को, और उसके संदर्भ में जो है वो सोहन को जो है ईमेल करता है, रोहन को करता है, जॉन को करता है, लेकिन कुछ डिफरेंट टाइप से करता है और आपको बताना है कि वो किस प्रकार से जो है यहाँ पे ईमेल जो है या जीमेल जो है पहुँच रहा है उन तक। तो देखिए पहले समझते हैं यहाँ पे कि क्वेश्चन का जो राइट आंसर क्या है, फिर उसके बाद से मैं इसको और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूँगा ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो देखिए यहाँ पर जो पहला जो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है कि सोहन को पता ही है कि जन्मदिन की पार्टी 15/1/2019 को है। बी ऑप्शन है सोहन को पता है कि रोहन को ईमेल प्राप्त होगा। सी ऑप्शन है रोहन को पता है कि जॉन को ईमेल प्राप्त होगा। और डी ऑप्शन है जॉन को पता है कि सोहन और रोहन दोनों को ईमेल प्राप्त होगा। तो देखिए इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बेसिकली वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या है, आपका राइट आंसर है रोहन को पता है कि जॉन को ईमेल प्राप्त है। अब यहाँ पर हम समझ लेते हैं कि सीसी का मतलब क्या होता है। देखिए सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी। तो यहाँ पर इसका पूरी तरीके से आप समझ लीजिए कि सीसी का पूरा नाम होता है कार्बन कॉपी, और इसका जो काम होता है कि यदि आप 4 लोगों के पास ईमेल भेज रहे हैं और आप चाहते हैं कि एक के पास ईमेल भेज दी जाए और इसकी कॉपी सभी के पास जो है पहुंच जाए, यानी किसी एक व्यक्ति को आप ईमेल कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि उन तीनों व्यक्तियों तक जो है वह ईमेल पहुंच जाए, तो आप जो है सीसी का इस्तेमाल करते हैं। आप एक व्यक्ति को सेलेक्ट करते हैं, लेकिन जब आप सीसी का इस्तेमाल करते हैं तो उन तीनों व्यक्तियों तक जो है वो ईमेल पहुंच जाएगा। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया कि सीसी का मतलब क्या है, कार्बन कॉपी, यानी कि रोहन को भी जो है ईमेल चला जाता है यहाँ पे अगर सीसी का ऑप्शन यहाँ पे टच है। फिर उसके बाद अगर बीसीसी का बात करें हम, तो इसका मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो देखिए इसमें क्या होता है कि बीसीसी का मतलब जैसे कि मैंने बताया कि ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है जब हम कई लोगों के पास ईमेल भेजते हैं और हम चाहते हैं कि ईमेल लिस्ट का पता ना चले, यानी कि कई लोगों को ईमेल भेजते हैं लेकिन हम चाहते हैं कि एक दूसरे को यह पता ना चले कि उनको ईमेल भेजा गया है, तो उस स्थिति में हम बीसीसी का इस्तेमाल करते हैं जिसका फुल फॉर्म होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो यहाँ पर क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि इसकी जो जन्म दिवस की ये जो आप पार्टी वो ऑर्गेनाइज कर रहा है मोहन, और इसका जो ये निमंत्रण दे रहा है वो पूछा जा रहा है कि इनमें से किसके पास तक पहुंची या नहीं पहुंची। तो यहाँ पे रोहन को पता है कि जॉन का ईमेल जो है, जॉन को जो है ईमेल प्राप्त है, ठीक है, क्योंकि ये ब्लाइंड कार्बन कॉपी है। इसका मतलब ये नहीं कि इसको पता नहीं, इसको पता है लेकिन सामने वाले को नहीं पता है कि उसको ये मेल पहुंचा है। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर कि आपको समझ में आया या नहीं। मैं प्रयास करूंगा कि कमेंट बॉक्स में आपके अगर जो भी डाउट होते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड मैं उसको क्लियर करूँ। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 22। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि नीचे 2 समूह दिए गए हैं। समूह 1 में आईटी से संबंधित शब्द संक्षेप में दिए गए हैं, जबकि समूह 2 में उनके क्रियाकलाप दिए गए हैं। दोनों समूहों को सम्मिलित करें और उपयुक्त कोड का चयन करते हुए सही उत्तर का चुनाव करें। तो देखिए मैचिंग वाला क्वेश्चन है, आइए इसको हम मैच कर लेते हैं अच्छे तरीके से। देखिए यहाँ पर समूह 1 में शब्द संक्षेप में दिए गए हैं, समूह 2 में क्रियाकलाप, यानी कि इनका जो है काम क्या है दूसरे कॉलम में दिया गया है। पहला जो यहाँ पर दिया गया है देखिए कि सीपीयू का काम क्या होता है आपको बताना है। तो सीपीयू का क्या काम होता है, सीपीयू का काम होता है कंप्यूटर के अन्य घटकों के सभी कार्यों का नियंत्रण करना, क्या होता है, सीपीयू का काम होता है। तो आप इसको इससे मैच कर लेंगे। फिर उसके बाद बी यहाँ पर दिया गया है आरएम,
आरएम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। यहाँ पर मैंने आपको अभी बताया था आरएम का मतलब क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, आपको याद रखना है। तो इसको हम किसके साथ मैच करेंगे, तो ये जो हमारा मैच करेगा वो तीसरे के साथ मैच करेगा। यहाँ पर अस्थाई भंडार, जिसे हम प्राथमिक भंडारण के रूप में भी जानते हैं, तो यहाँ पर ये इसके साथ मैच कर जाएगा। फिर उसके बाद सी नंबर पे यहाँ पर है आरओएम। आरओएम का फुल फॉर्म भी मैंने बताया था आपका, रीड ओनली मेमोरी जो है इसका फुल फॉर्म होता है। और इसको हम किसके साथ मैच करेंगे, इसको हम मैच करेंगे चौथे नंबर के साथ। यहाँ पर यह जो है स्थायी भंडारण, जो कि कंप्यूटर का विद्युत प्रवाह रोकने के बाद भी जो है नहीं मिटता। यहाँ पे देखिए, जब कंप्यूटर में हम कंप्यूटर बंद हो जाता है कुछ समय के बाद, तो जो कुछ डेटा होता है वो सारा आपका रोम में होता है, उसमें से कनेक्शन लाइट का कट जाता है विद्युत का, तो भी उसमें जो डेटा होता है वो नहीं मिटता है। उसके बाद से जो डी नंबर पे है आपका, ये मैच करेगा आपका पहले के साथ मैच कर जाएगा। एलसीडी का जो है क्या काम होता है ये बताना है आपको। तो देखिए, इसका जो काम होता है, एक चपटे स्क्रीन वाले मॉनिटर पर प्रयुक्त तकनीक होता है आपका एलसीडी। आपको इस प्रकार से इसको मैच कर लेना है। आई थिंक कि आपको क्लियर तरीके से ये मैचिंग समझ में आ गया। फिर से मैं इसको एक बार दिखा देता हूँ। देखिए, पहला जो आपका मैच करेगा वो दूसरे के साथ मैच करेगा यहाँ पे। फिर उसके बाद से बी जो आपका मैच करेगा वो तीसरे के साथ मैच करेगा। फिर सी जो है आपका मैच करेगा वो चौथे के साथ मैच करेगा। और यहाँ पे डी जो है आपका, वो आपका पहले के साथ मैच करेगा। आई थिंक कि आपको समझ में आ गया और आपने अच्छे तरीके से मैच भी कर लिया होगा। आइए अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, मैचिंग वाले कई सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे अलग अलग यूनिट में, तो आपको थोड़ा पेशेंस के साथ अच्छी तरीके से उनको सॉल्व करना होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 23। देखिए, इसमें पूछा जा रहा है कि इंटरनेट जैसे सूचना संसाधनों तक पहुंच वाले समाज के कंप्यूटर साक्षर व्यक्तियों और इससे वंचित के बीच के अंतर को किसकी संज्ञा दी जाती है, इन चारों विकल्पों में से बताना है। पहला जो ऑप्शन है आईसीटी डिवाइड की संज्ञा दी जाती है, बी ऑप्शन है डिजिटल डिवाइड की संज्ञा दी जाती है, सी ऑप्शन है सूचना ओवरलोड की संज्ञा दी जाती है और डी ऑप्शन है टेराबाइट डिवाइड की संज्ञा दी जाती है। तो देखिए, इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, डिजिटल डिवाइड की संज्ञा दी जाती है। प्रश्न में यही पूछा गया है कि इंटरनेट जैसे सूचना संसाधनों तक पहुंच वाले समाज के कंप्यूटर साक्षर व्यक्तियों और इससे वंचितों के बीच के अंतर को किसकी संज्ञा दी जाती है, तो डिजिटल डिवाइड की संज्ञा दी जाती है, आपको याद रखना है। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 है। देखिए, इसमें पूछा जा रहा है कि कंप्यूटर के शब्दावली में निम्नलिखित में से कौन एक डिवाइस ड्राइवर की उत्तम परिभाषा है, आपको इन चारों विकल्पों में से बताना है। पहला जो ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, वह सॉफ्टवेयर जो प्रयोक्ता को ऑपरेटिंग सिस्टम का नियंत्रण करने की आज़ादी देता है। बी ऑप्शन है, वह हार्डवेयर जो प्रयोक्ता को ऑपरेटिंग सिस्टम का नियंत्रण करने की आज़ादी देता है। और सी ऑप्शन है, वह सॉफ्टवेयर जिसके कारण अवआधारक उपकरणों और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच अंतरक्रिया होती है। और डी ऑप्शन है, वह हार्डवेयर जिसके कारण अवआधारक उपकरणों और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच अंतरक्रिया होती है। तो इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है कि कंप्यूटर शब्दावली जितने भी ये दिए गए हैं, इनमें से डिवाइस ड्राइवर की उत्तम परिभाषा कौन सी होगी। तो देखिए, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, वह सॉफ्टवेयर जिसके कारण अवआधारक उपकरणों और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच अंतरक्रिया होती है, उसे जो है डिवाइस ड्राइवर की ये परिभाषा पूरी तरीके से हम मान सकते हैं। ठीक है, ये जो हमने देखा यहाँ पर ऑप्शन सी, ये डिवाइस ड्राइवर की उत्तम परिभाषा है इन चारों विकल्पों में से। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 25 और ये वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। इसे आइए देखते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हुए किसी प्रलेख के पृष्ठ 2 के किसी चित्र को उसी प्रलेख के पृष्ठ 4 पर दोहराना होता है, इसे निम्नांकित में से किस माध्यम से किया जाएगा, इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। पहला जो ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है काटना और सटाना, बी ऑप्शन है प्रतिलिपि और सटाना, और सी ऑप्शन है ढूंढना और प्रतिस्थापित करना, और डी है फॉर्मेट और प्रतिस्थापित करना। तो इन चारों विकल्पों में से आपको सही आंसर बताना है। देखिए, इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रतिलिपि और सटाना। क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है कि एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हुए किसी प्रलेख के पृष्ठ 2 के किसी चित्र को उसी प्रलेख के पृष्ठ 4 पर दोहराना होता है, तो इसे निम्नांकित में से किस माध्यम से किया जाएगा। तो इसको जो है प्रतिलिपि और सटाना के माध्यम से जो है किया जाएगा।
तो देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन हमारा वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था और आशा करता हूं कि जितने भी मैंने क्वेश्चन आपको कराए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी वाले यूनिट से, वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। और किसी क्वेश्चन को लेकर क्वेरी है, डाउट है, कुछ समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, मैं उसका सॉल्यूशन या मैं उसका आंसर देने का पूरी तरीके से प्रयास करूंगा। इसके साथ ही साथ किसी और यूनिट से अगर आपको वीडियो चाहिए तो उसके बारे में भी बता सकते हैं। एग्जाम रिलेटेड अगर आपकी क्वेरी है तो उसके बारे में भी पूछ सकते हैं। किसी भी जॉब प्रिपरेशन या किसी अन्य जॉब की भी आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके संबंध में जो है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं उन सभी प्रश्नों का जो है आंसर देने का प्रयास करूंगा। इसके साथ ही साथ जो है वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। वीडियो कहीं से भी अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। लाइक करने के साथ साथ वीडियो के बारे में कमेंट जरूर करिएगा, जो पॉजिटिव कमेंट हो या नेगेटिव कमेंट हो उस सभी के बारे में आप करिएगा। अगर कमियों के बारे में भी बताएंगे तो भी मुझे अच्छा लगेगा, मैं वीडियो को और भी इंप्रूव करूंगा आगे। और वीडियो अच्छा लगे सच में तो जरूर लाइक करिएगा, आपके एक लाइक से हमें बहुत सारा अप्रिसिएशन और मोटिवेशन मिलता है। हमें लगता है कि आप हमारी वीडियो को हमेशा देखते हैं और हमें आपके लिए इसी प्रकार से कंटिन्यूअस वर्क करना चाहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और उसके बगल में जो बेल आइकन का बटन होता है इस प्रकार से, उसको आप प्रेस कर सकते हैं न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन को पाने के लिए। देखिए फ्रेंड, जैसे ही एग्जाम के बारे में कोई भी अपडेट्स आती है, एग्जाम आपका कब कंडक्ट होगा उसके बारे में मैं इन्फॉर्मेशन आपको दे दूंगा इस चैनल के माध्यम से, तो आप उसके लिए निश्चिंत रहिए। लेकिन आप अपनी तैयारी को जो है कंटिन्यूअस जारी करिए। आपको ये प्रण लेना है कि आने वाला जब भी ये एग्जाम होगा आप उसमें नेट के साथ जो है JRF क्वालिफाई करेंगे। इसके लिए जो है आप स्टडी अपना कंटिन्यूअस करते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक और क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।